मान लेते हैं कि 100 मीटर के ऊपर वाली ही अरावली है, तो नीचे वाली का क्या करेंगे ये? वही तो देखिए, दुर्भाग्य ये है, और जो समझ हमारी है ही नहीं ना, हम उसमें सोचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के इंटरेस्ट है, इसलिए परिभाषाओं को बदल दिया कि अब 100 मान लो, 99 मान लो, 98 मान लो, ताकि आप उसको छू सके। एक पहाड़ का छोटा भी टुकड़ा कि एक प्रकृति के प्रति उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। कितना कंज्यूम कम कर सकता है वो कंट्रीब्यूशन है। वो आप हो, मैं हूं, ये हो, वो। प्रकृति छोटा बड़ा भी नहीं देखेगी, अमेरिका ने इंग्लिश भी नहीं देखेगी, ऑस्ट्रेलियन नहीं देखेगी। प्रकृति एक है कि हम, दिल्ली हमारी राजधानी मोस्ट पॉल्यूटेड है, और नदी हमने एक यमुना भेजी थी सुंदर साफ करके, आपने उसको क्या कर दिया? ये आपके चरित्र का परिचय है। आप पर मैं तो फेल हो चुके हैं, मैं भी फेल हो मानता हूं अपने आप को। क्यों? बस सरकार को कोई दोष नहीं है। अब सरकार जब चुनाव आता है तो आप और मैंने तो डेवलपमेंट 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 बोल रखा है उनको, तो डेवलपमेंट ही तो बताएंगे हम ये कर दिया वो कर दिया। अब करिए ना, कल पेड़ जंगल पानी हवा का रिपीट रिपीट करिए उनके सामने। सारे चुनाव का मैनिफेस्टो सभी पार्टी का इसी के चारों तरफ, उन्हें पता वोट यहां से मिल रही है। सिस्टम हमारा कमजोर है। नेचर सुधार देगा धीरे धीरे खुद ही, मेरा मानना है। अब इतनों को सुधार ही रखा है, नेचर ही दुनिया को लपटा देगा। अभी आप देखिए ना, पिछले 1 साल में कितनी घटनाएं घट गई हैं। आज हम एक और अंत की शुरुआत कर चुके हैं। पर्यावरण और मानव संबंधों की इस चेन को, इस श्रृंखला को समझने के लिए कभी कभी विद्वता की आवश्यकता पड़ती है, और विद्वता कम पड़ जाए तो अज्ञानता से भी काम चलाया जा सकता है, क्योंकि हवाएं जब स्वयं को छूती हैं तो उदास मन भी गुनगुना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम इसी कुछ मसले को ध्यान में रख कर के बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आज के पॉडकास्ट को डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी साहब के साथ शुरू करेंगे, और नाम से आप समझ चुके होंगे कि कौन हैं और कब से हैं और क्या कर रहे हैं। 1982 में एक संस्था का निर्माण, हिमालयन पर्यावरणीय अध्ययन एवं संरक्षण संगठन देहरादून में, और एक अच्छी खासी 4 दशक से अधिक की यात्रा। हिमालय बचाने की बात हो, पर्यावरण को समझने की बात हो, समझाने की बात हो, और जहन में इस बात को उतारने की कि जहां हम रहते हैं उसकी कितनी ज़रूरत हमें है। 2006 में आपको पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि इसके अलावा जमनालाल बजाज, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, अशोका फेलो, अन्य तमाम ऐसे सम्मान आपके पास हैं। ऐसे व्यक्तित्व के साथ आज हम चर्चा करेंगे जो उनके कार्यों के लिए सम्मान मिले हैं, लेकिन वो कार्य रुके नहीं हैं, और वो कार्य है पर्यावरण को कैसे संरक्षित, सुरक्षित और जीवन के लिए समुचित बनाया जाए। आप सभी जानते हैं कि अरावली इन दिनों चर्चे में है। उसका मूल विषय भी आप जानते हैं, सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा है, अखबारों के पन्ने पे छाए हैं, और टीवी में इसकी भी गूंज है। इसके अलावा आप दिल्ली के उस जहरीली हवा से भी परिचित हैं, और वो भी चर्चित है। साथ ही उत्तराखंड में भी कई आपदाओं का यह वर्ष रहा है। ऐसे में यह समझना कहीं अधिक ज़रूरी हो चला है कि आखिर पारिस्थितिकी, पर्यावरण और वातावरण को लेकर के हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा चिंतन किधर जाना चाहिए, और हमें और क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, बिना देर किए मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर जोशी साहब का इस कार्यक्रम में स्वागत है सर आपका। और जैसा कि सर, मैं प्रश्न के शुरू में यह चाहूँगा कि जो सबसे चर्चित इस समय का, हालांकि चर्चित सब हैं और सबसे लोग परिचित हैं, लेकिन जो उस पर प्रकाश डालना है, जैसा कि आपके नाम के साथ भी बहुत ही खूबसूरत नाम है, अनिल प्रकाश, अरावली को लेकर के जो इन दिनों घमासान है सर, और यह बात थोड़ी क्षुब्ध कर रही है लोगों को, थोड़ी का बहुत पैमाने पे किया कि भाई 100 मीटर से अगर कोई 99 मीटर है तो वो अगर वो उसी अगल बगल है तो पहाड़ क्यों नहीं है, और आप इसको करके करना क्या है,
थोड़ा सा आप इस पे एक अपनी दृष्टि डालें, फिर आगे के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम एक बहुत अपना चूके हैं बहुत सी चीज़ों को समझने में। उसमें प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हमने अपनी स्वतंत्रता के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ था और उससे बहुत पहले से ही ये दुनिया का जब सृजन हुआ, कभी भी प्रकृति एक विषय नहीं रहा। वो इसी रूप में रहा होगा कि हमने बड़े रोमांटिक तरीके से प्रकृति एंजॉय करेंगे, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, नदी, समुद्र, आसमान, ये सब की बात तो अवश्य करते हैं, लेकिन सत्य ये है कि इससे हम परिचित नहीं हैं। अब बताइए कि इस देश में इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं सर, इतनी तरह के प्रतिष्ठित दुनिया भर में संस्थान है जहाँ लोग जाते हैं, जाना चाहते हैं, खपते हैं। किसने अभी तक प्रकृति को पढ़ाया? हम में से कौन है, वो इस देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अमेरिका के ट्रंप हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, दुनिया का कोई भी प्रथम व्यक्ति हो, क्या वो सांस नहीं लेता? क्या वो पानी नहीं पीता? हम किसी भी जात के हों, हम किसी भी देश के हों, प्रकृति तो एक ही है ना सर। हमने बांटा है इस सब चीज़ों को। और ये बटे क्यों? क्योंकि एक बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए और हम सबको जानना चाहिए कि 1500 में, 15वीं शताब्दी जब थी, 1500 में सबसे ज़्यादा रिच अफ्रीका और एशिया को माना जाता था। लेकिन आज आते आते अमेरिका नंबर 1। हम भी दौड़ लगा रहे हैं एक बेहतर इकोनॉमी की। ये परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि इसलिए माना जाता था अफ्रीका को और एशिया को सबसे रिच, क्योंकि संसाधनों पर आधारित हम रिचनेस तय करते थे, किसके पास कितने संसाधन हैं। 1700 में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया, विज्ञान की क्रांति जिसे कहते हैं। इस क्रांति का पहला कहर अगर किसी को पड़ा तो वो संसाधनों पर ही पड़ा कि वो देश, वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका जैसे बहुत से देश, ये सब विज्ञान तकनीकी को लेकर आगे बढ़े। और उन्होंने सबसे पहली चीज विज्ञान ने जो की और उस क्रांति ने जो कुछ भी किया वो इसी था, जैसे मैंने कहा कि कहर संसाधनों पे पड़ा। हमने विज्ञान को एक ऐसी तरह ले गए कि अपने जीवन को सरल बनाना, सुंदर बनाना, उसके लिए चले गए। हम नहीं उस पूरे दौरान समझे कि हम जिस तरह से प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, एक समय आएगा कि जब कहीं हमको एक रियलाइजेशंस होनी शुरू होंगी कि हम कहीं गलत हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि रियलाइजेशन ही हो रहा है, वो प्रभावी और व्यवहारिक नहीं है। अरावली इसका उदाहरण है। बहुत हमने अभी जब तमाम तरह के नारे भी लग रहे हैं कि ओल्डेस्ट अरावली रेंज, और ये बहुत आप तो जान ही रहे हैं, समझ रहे हैं। पहाड़ की परिभाषा कितने लोग जानते हैं कि पहाड़ को कैसे परिभाषित किया जाए? परिभाषित नहीं किया गया। और हमने कभी भी किसी भी चीज़ को एक संसाधन के रूप में देखा, उसकी जड़ों पर उसके प्रति जो समझ होनी चाहिए वो हमारी रही नहीं। अरावली भी है और हिमालय भी है और नीलगिरी भी है और दुनिया के जितने पर्वत श्रृंखलाएं हैं, क्या परिभाषा है हमारी और क्या हम उसको जानते हैं? अब अगर आप पहाड़ों को यूं नापने लग जाए कि 70 मीटर, 100 मीटर और 1100 मीटर, 1200 मीटर, तो ये आपके चढ़ने उतरने तक के लिए ये परिभाषा सही हो सकती है। लेकिन एक पहाड़ का छोटा भी टुकड़ा कि एक प्रकृति के प्रति उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है, संसाधनों के प्रति कोई भी टुकड़ा। अच्छा सर, जैसे अरावली को 100 मीटर से कम उसका भाग ही नहीं है। अब ये मुझे थोड़ा सा समझाएं कि इसके पीछे का जो रहस्य है। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वैसे तो आपने क्लियर ही कर दिया कि चाहे ऊंचा हो, हाइट से थोड़ी सब पता चलेगा। अगर मान लेते हैं कि 100 मीटर के ऊपर वाली ही अरावली है, तो नीचे वाली का क्या करेंगे? ये वही तो देखिए, दुर्भाग्य ये है और जो समझ हमारी है ही नहीं ना, हम उसमें सोचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के इंटरेस्ट है, इसलिए परिभाषाओं को बदल दिया कि अब 100 मान लो, 99 मान लो, 98 मान लो, ताकि आप उसको छू सके। और अगर कल कोई और ऐसा निर्णय आए कि अब 95 वाला ही अरावली है, ये मैं ये समझ रहा था कि जो 2 अरब साल पहले, 200 करोड़ साल पहले, या एक हिमालय हो या अरावली हो, जिसकी भी सबका अपना एज है,
इससे हम प्राप्त क्या करेंगे, हम 99 वाले मीटर वाले के साथ क्या करेंगे, मैं ये जानने को बड़ा इच्छुक था। देखिए सीधी सी बात है जो सरलता से समझना चाहिए। अगर 200 करोड़ साल या जितने भी अरबों साल से अरावली जिंदा है तो ये मान के चलिए उसने लोगों की ही सेवा की। अरावली का न होने का मतलब और हिमालय का न होने का मतलब दूसरे रूप में देखिए। थार जिसे हम डेजर्ट कहते हैं वो इधर नहीं आया, वो हरियाणा नहीं आया, दिल्ली एनसीआर में नहीं आया। उसका बड़ा कारण था कि वो एक तरह का बंधक था, बांध था। अगर हिमालय ना हो तो टुंड्रा हो जाए सब, क्योंकि ये एक तरह के रक्षक भी है। और वही बात समझने में हम चूक गए सिर्फ इसलिए कि हमारे अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट है कि हम पहाड़ों से क्या क्या ले सकते हैं। और आजकल जो खनन सबसे खतरनाक हिस्सा बन रखा है वो पहाड़ों से ही मिलता है, क्योंकि पहाड़ जब पुराने होते हैं तो एक बहुत बेहतर दर्जे के पत्थर देते हैं और उस पत्थर पर सबकी नजर है। बाकी पत्थर के अलावा वो पहाड़ को नहीं जानते। एक पहाड़ पानी भी है, एक पहाड़ पेड़ भी है, जन जीवन है, मनुष्य का भी है और औरों का भी है। और पहाड़ छोटे और ऊंचाइयों से नहीं नापे जा सकते। पहाड़ पहाड़ है और अगर वो बहुत पुराना है वो उतना ही मूल्यवान है, उतना ही बेहतर है, क्योंकि लंबे समय से तो किया और आने वाले समय में खास तौर से जब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं उसमें पहाड़ों का एक सबसे बड़ा योगदान इस रूप में है। कभी भी बारिश पड़ेगी, अब अगर समय पे वर्षा नहीं पड़ रही है तो जब भी पड़ेगी ये पहाड़ी है जो उस पानी को फिर नदी में, तालाबों में, अंडरग्राउंड में परिवर्तित करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो तत्काल सारा का सारा पानी समुद्र में और ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। अब दिल्ली में जो हवा बिगड़ी है ना, लोगों को ये लगता है कि अरावली, एक मैं देख रहा था एक जर्नलिस्ट कह रहे थे ये दिल्ली कटोरा की तरह है, अरावली उसको रोक देती है जो यहाँ की दिल्ली की हवा बाहर ना निकल पाए। अब उनको कौन समझाए कि उधर से डेजर्ट वाले पार्टिकल्स भी तो रोकती होगी, PM 2.5 भी रोक रही है, PM 10 भी रोक रही है, उतना ही क्यों रोक रही है? दिल्ली से देहरादून 2 घंटे का रास्ता आप बना दिए तो यहाँ उड़ के आने में क्या है, फिर आगे हिमालय में जाने में क्या है? हमें लगता है सर पर्यावरण पे और हिमालय पे या अरावली पे वही बोले जो कुछ उसमें समझा है, तब तो समझ में आता है। ये तो कौवा कान लिए जा रहा है लेकिन कान हमारे पास है, तो फिर कौवा क्या लिए जा रहा है? कितनी अजीब सी बात है। जिसने भी ये कहा उसको मुझे उस पर हंसी आ रही है, क्योंकि ऐसे नहीं जांचा जाता कि वो सॉसर है, कई तरह है, कटोरा है। प्रकृति का भाव ऊपर से देखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब जब आप प्रदूषण फैलाएंगे तो नेचुरली जितने हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, और जब वो नीचे आ जाते हैं तो गर्मी भी सोखते हैं और तमाम तरह के जो आपदाएं हमारे बीच में हैं उन सब का कारण बन जाते हैं। इसको ऐसे नहीं समझाना चाहिए। अगर भारत को ही ऊपर से देख लिया जाए दुनिया से तो फिर तो पूरा भारत ही शिकार बन जाएगा, सारा देश शिकार बन जाएगा। ये जो बात कही जा रही है कि हवाएं रुक जाती हैं, नहीं, हवाओं की अपनी एक गति होती है और वो भी प्रकृति के द्वारा तय होती है। और उस पर भी अगर व्यवधान कोई पैदा किया तो मनुष्य नहीं किया। हवाओं का रुख किसने बदला? वरना हवाओं का अपने तौर तरीके थे, वो भी चलती है। आप पानी जैसे चलता है, ग्रेविटी में चलता है, हवाओं का भी अपना एक व्यवहार होता है। जहाँ गैप ज़्यादा आएगा हवाएं वहाँ दौड़ के आ जाएगी। अब जंगल में आग लगती है तो आपने नोट किया होगा उसमें तेज हवाएं चलती है, ना वो सौसर देखती है ना पहाड़ देखती है। आपको होगा, आपने अक्सर देखा होगा जब जंगल में आग लगती है तो बहुत हवाएं भी चल जाती हैं, क्योंकि वो गैप बनता है और उसको गैप को भरने के लिए हवाएं चलती हैं। आखिर समुद्र से मानसून पहाड़ों में क्यों जाता है? तो उल्टा जा रहा है, विरोध में है। ये समझ की कमी है। हवाओं का हर जगह के लिए, हर घाटी के लिए एक व्यवहार है। आप बिगाड़ोगे तो फिर आप इस तरह के बहाने बनाओगे कि अरावली बचाएगी, अगर अरावली को हटा दो थार आ जाएगा, फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये मूर्खताएं हैं। ये इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में, आप ये देखिए कि प्रकृति के पाठ कितने हैं जिसको हम सब व्यक्तिगत जानते हैं, और ये सबको आना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है ये किसी क्लास तक सीमित नहीं है, सबको आना चाहिए। एक सर, हम लोग लिटरेसी की जब बात करते हैं, एक लिटरेसी की बात करते हैं अक्षर ज्ञान की,
फिर हम कहते हैं कि भाई लीगल लिटरेसी आपके पास है कि नहीं, हेल्थ कॉन्शियस हैं कि नहीं। अब ये सबसे बड़ा हम समझते हैं कि इन सब के अलावा एक सबसे बड़ी जानकारी होनी चाहिए कि भाई इसके बगैर तो ये सब होगा ही नहीं। वो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आपके पास है कि नहीं, पर्यावरणीय संचेतना चेतना से आप ग्रसित हैं कि नहीं। तो आज के जो हमारे सर सिस्टम हैं वो भी हर विज्ञान और हर तक, जैसे हम कहते हैं साइंस एंड सेंटिमेंट्स को साथ लेके चलो। यानी कि सेंटिमेंट्स हमारा ये कहता है कि भाई हमें हेल्दी लाइफ चाहिए, और आपका डेवलपमेंट ये चाहता है कि नहीं ये पहाड़ी उखाड़ देते हैं। तो सेंटिमेंट्स कभी कभी हमारे कई चीज़ों पे भारी पड़ने चाहिए जो कि हम विकास का हवाला दे के रौंद देते हैं। आपको क्या लगता है कि सर दिल्ली 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों से बसी हुई है, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाई। हम एक पढ़ रहे थे, सर्वेक्षण का ही रिपोर्ट है कि 2 से 6 मीटर हर साल दिल्ली का वाटर लेवल नीचे जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जाता है। और अनुमान है कि कुछ ही साल में दिल्ली में पानी ही नहीं बचे। ये रहेंगे कैसे? तो इनको मेट्रो चाहिए, बड़े बड़े हाईवे चाहिए कि पर्यावरण भी चाहिए। ये देखिए रो रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब 10 साल एज घट गई हमारी। ऐसा है कि देखिए सब बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैं शुरुआत में भी कहा आपको और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अवेयरनेस ही मात्र शब्द ठीक नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर पियोन तक सब अवेयर हैं। क्या हुआ? व्यवहारिक मुद्दों को लेकर के कई चीज़ें होती है। पर्यावरण और प्रकृति के मामले में किस्सा अलग है। हर एक आदमी उसे कंज्यूम करता है, और जब तक हर एक आदमी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, अब कंट्रीब्यूशन का तरीका ये नहीं कि पेड़ लगा दो, नदी साफ कर दो, गंगा में जाओ। कंट्रीब्यूट का मतलब है कि वो कितना कंज्यूम कम कर सकता है, वो कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली अगर भरता चला गया, बढ़ता चला गया, लोग गांव खाली हो रहे हैं, दिल्ली या शहर भरे जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है? मुझे एक बार दिल्ली में एक फ़ोन आया कि पहाड़ की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत, लोग ज़्यादा हो गए, बेयरिंग कैपेसिटी कम है। मैंने कहा दिल्ली की बता दीजिए। जो कैरिंग कैपेसिटी दिल्ली की है, आप उससे तो कई ज़्यादा जा चुके। तो आप तय करो कि आप ठीक है, तो पहाड़ की तो चिंता हम बैठ के कर लेंगे यहाँ पे, पर आप तय करिए। क्योंकि पॉलिसी मेकर या जो नीति निर्धारक है वो सब लोग कंज्यूमर हैं मात्र, गांव देश के कंट्रीब्यूटर हैं। हवा मिट्टी जंगल पानी कहाँ बनता है? जंगल हमने पनपाए, नदियां हम जोड़ते हैं हमारा। तो अभी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचर ये कहता है कंज्यूमर मस्ट बी कंट्रीब्यूटर। वो आप हो, मैं हूं, ये हो, वो। प्रकृति छोटा बड़ा भी नहीं देखेगी, अमेरिका ने इंग्लिश भी नहीं देखेगी, ऑस्ट्रेलियन नहीं देखेगी, प्रकृति एक है। अब हवाएं आप पाकिस्तान की और इंडिया की थोड़ा ना रोक देंगे। और बांग्लादेश से अगर आपका झगड़ा भी चल रहा हो, पानी अंडरग्राउंड चलता है, वो भी तो देशों की सीमाओं से आर पार होता रहता है। ये प्रकृति है, और इसी की समझ ना होना ही हमारी सबसे बड़ी चूक है। अब आप बताइए, दिल्ली जब बस रहा होगा तो कितना सोचा गया और समझा गया था कि कितना पानी है आपके पास। अब आपका पानी, जिसे हम हिंदी में नर्क कहते हैं, वो तो आ गया वहां तक, आप नर्क में, पाताल में पहुंच गए। अब पाताल का पानी कैसा होगा वो सबको पता है। आर्सेनिक आ गया, फ्लोराइड आ गया, आपके मोलिब्डेनम आ गया, पानी के साथ आता हो तो फिर मरेंगे। एक तरफ पानी मार रहा हो दिल्ली को, और दूसरी तरफ वहां की हवा है, तो फिर वो दिल्ली वाले तय कर ले। मैं दिल्ली जब जाता हूं, मैं बोलता हूं, भाषण में देता हूं कि मुझे बड़े दुर्भाग्य है कि हम, दिल्ली हमारी राजधानी मोस्ट पॉल्यूटेड है, और नदी हमने एक यमुना भेजी थी सुंदर साफ करके, आपने उसको क्या कर दिया। ये आपके चरित्र का परिचय है कि आप कैसे हो। अब जहाँ से नदियाँ हमारी निकल रही हैं हिमालय से, गंगा भी यमुना भी, अब इन पर भी जहाँ से निकल रही हैं और जितना चल रही हैं, ये भी बूढ़ी हो रही हैं तुरंत ही। पहले तो अल्हड़ थी, जवान थी, तोड़ ताड़ के निकलती थी, अब तो ये जगह से ही बुढ़ापा आ रहा है। तो यह भी अंदर तक हमारा इन्वायरमेंटल इशू हो गया। हर साल सर हम भी, आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ग्लेशियर्स कितनी पीछे जा रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, नदियों का पानी घटेगा। तो अभी तो साफ़ सुथरी यमुना आपने भेजा दिल्ली में तो गंदी कर दी, तब तो हम यमुना भेज ही नहीं पाएंगे अगर यही हालत रहेगी।
इस पर कोई मनन चिंतन है या यूं ही चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम इसका विषय इस तरह से समझें कि जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी के बनते बनते पृथ्वी ने अंत में एक मनुष्य को जन्म दिया। 4.6 बिलियन ईयर हो गए। और आपको ये भी आश्चर्य होगा जान के कि अगर 4.6 बिलियन इक्वलेंट टू 46 ईयर, तो 100 करोड़ को ये 100 मिलियन इक्वलेंट टू सर एक ईयर मान ले तो 46 साल की है पृथ्वी का जन्म आज। मिडिल एज वुमेन ने एक मनुष्य को जन्म दिया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस सारी 46 साल को अगर पृथ्वी का जन्म मान ले, 46 साल की एक औरत ने मनुष्य आया, तब आया सबसे आखिरी में। आपको और मेरा जन्म मात्र 4 घंटे पहले हुआ है, और इस 4 घंटे में हमने 45 मिनट में अंदर पृथ्वी को बर्बाद करना शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि प्रकृति ने एक मनुष्य को जन्म दिया था कि तू बैलेंस करेगा, संतुलन बनेगा सबके बीच में। हमने क्या किया? होमो सैपियंस एक स्पीसीज है जो हमारे नाम से जानी जाती है। होमो सैपियंस सीरियल किलर हो गया अपने लिए। उसने जानवर मारे, जंगल मारे, खनन कर दिया, नदियां मार दी, हिमखंड मार दिए। ग्लोबल वार्मिंग, कोई अंटार्कटिका में लोग थोड़ा ना बसे, पर ग्लोबल वार्मिंग ने अंटार्कटिका को डुबा दिया। ये सब मनुष्य के चारों तरफ है। और इसलिए इससे भी पहले सबको जानना चाहिए कि 25 करोड़ साल पहले और 6.5 करोड़ साल पहले भी पूरी पृथ्वी समाप्त हो गई थी। प्रकृति नहीं भी थी, खत्म हुआ था, बहुत कुछ खत्म हो गया था उस समय की वो प्रकृति थी। आज हम एक और अंत की शुरुआत कर चुके हैं अपने। होमो सैपियंस जाएगा इस बार, क्योंकि होमो सैपियंस की कई स्पीसीज थी, उसने सैपियंस ने सभी स्पीसीज को मार दिया। पहले तो उसने अपने लोग मारे, और अब उसने जंगल, हवा, मिट्टी, पानी सब मार दिए, सब जानवर मार दिए। अब कितना अजीब है, खबरें हैं बाघ गांव में आ गया, बंदरों का आतंक हो गया। और फिर आप ये भी जानते हैं कि कई खबरें हैं कि जानवरों का आक्रमण हो गया, भालू नीचे उतर गया। संख्या की चिंता हो रही है, पर अपनी संख्या की चिंता नहीं है कि होमो सैपियंस की संख्या क्या हो गई। आप 1500 में 500 मिलियन थे, आज आप 8 बिलियन हो गए। ये 8 बिलियन क्या करेंगे? ये गंगा को खाएंगे, यमुना को खाएंगे, तमाम छोटी बड़ी नदियों को खाएंगे, और क्या करेंगे? ऊपर से खनन भी करेंगे, ऊपर से कंस्ट्रक्शन करेंगे, और एक जीवन शैली इतनी लग्जरी हमने पैदा कर दी है, तो इसका बहुत तो प्रकृति पे पड़ेगा। फिर ये खत्म होने की शुरुआत है, करेगी पृथ्वी सब खत्म प्रकृति। ये जो हमारी जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं और चाहते हैं, ऐसा नहीं लगता कि एक्सेस हमने बिना मतलब की चीज़ बढ़ा दिया? अब एक एग्जांपल जैसे तो समझिए सर, कि अगर दिल्ली में हमें मेट्रो भी चाहिए, तो अगर हर साल 2 से 6 मीटर पानी नीचे जाएगा तो गड्ढा बैठेगी भी तो ज़मीन। मतलब हम विकास के विरुद्ध भी तो काम करने में लगे हैं। एक दूसरा, क्या हमें यह समझने में त्रुटि नहीं हो रही है कि जो पृथ्वी हमें देती है वो हमसे लेना क्या चाहती है? जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, इसी देहरादून में देखिए सर, लोग घर बनाते हैं, नलकूप लगाएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग की चिंता नहीं करेंगे, पानी निकालेंगे लेकिन डालेंगे नहीं, और बारिश में पानी नाले, नदी में, समुद्र में चला जाता है। मैंने इस पर भी एक आध बार क्वेश्चन उठाया था कि एनवायरनमेंट को तो बैलेंस की ज़रूरत है ना। कार्बन डाइऑक्साइड अगर पेड़ पौधे ही ना हो तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? उसी तरीके से अगर पानी हम निकालते रहें, पानी डालें ही नहीं, तो अगला पानी कहाँ मिलेगा? तो जो हमारा एक पैसन है सर, जो नॉन इन्वायरमेंटल पैसन है और जो डेवलपमेंटल मॉडल है हमारा, उसके बीच में पृथ्वी की हेल्थ बिगड़ रही है। अब यह सब शामिल है उसमें, लेकिन इनको जगाएगा कौन? ये ख़त्म होके जागेंगे या रास्ते में ये जगेंगे? प्रकृति जगाएगी। आप और मैं तो फेल हो चुके हैं, मैं भी फेल मानता हूँ अपने आप को। इसलिए मानता हूँ कि मैं सिस्टम नहीं हूँ, लेकिन मेरे से जो हो सकता है मैं अपने हिस्से का काम करूँ, कंट्रीब्यूट करूँ। क्योंकि एक बात आपको, हम सबको जाननी चाहिए कि प्रकृति को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। वैसे अपने को बचाओ। हाँ, एक मैं इस बात से एग्री इसलिए हूँ कि मैं भी कम ज़्यादा समझने का प्रयास करता हूँ कि पृथ्वी अपने ढंग से हमेशा से बदलती रही है।
हम बदलने में सहयोग ना करें तो यह देर में बदलेगी और हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। जैसे मैं अगर सिगरेट बीड़ी दारू ना पीऊँ तो मेरा थोड़ा लीवर किडनी और देर तक काम करेंगे, बस ये बात मैं कह रहा हूँ। और अगर इसको चाहूँ तो ये सब डाल करके जल्दी ख़त्म कर दूँ। वही पृथ्वी के साथ खनन को, कटाई को, वन कटाई को, डिफॉरेस्टेशन, और 33% वन की तुलना में आप देखिए सर, हम उस मेंटेनेंस ही नहीं कर पाते। 71% उत्तराखंड कहाँ खड़ा है। अगर ये सब ना दें हिमालयन स्टेट्स, अगर ये वन का प्रतिशत, तो भारत तो ऐसे ही खंडहर हो चुका है वन से। इसीलिए मित्र ऐसा है कि अगर हम सब कुछ सिस्टम को माने, हम ये मान के चले एक सरकार होती है जिसे हम बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, अगर हम सिस्टम की तरफ जाएं तो आपको पता है कि मैंने एक कोशिश की थी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, जीईपी, जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर है। तो हमने ये पूछा सरकार से, और जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है, हमारे जो रिसर्च पेपर है, कि एक और ग्रोथ मेजर होना चाहिए, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अभी मैं इंटरनेशनली ट्रैवल भी कर रहा हूँ, इंग्लैंड, लंदन ने इसको एक्सेप्ट किया है, नॉर्वे में गए थे, आयरलैंड ने भी किया। आइडिया ये था कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर दे रहे हो जीडीपी के रूप में, क्या आप बताएंगे कि आपकी इकोलॉजिकल ग्रोथ आपकी स्टेट की कितनी हुई, आपने कितने जंगल लगाए, क्वालिटी फॉरेस्ट, खाली ऐसे पेड़ लगा देने से काम नहीं, क्वालिटी फॉरेस्ट, कितना पानी जोड़ा जो वर्षा का गिरा, कितनी हवा ठीक की, और कितनी मिट्टी ऑर्गेनिक की जो केमिकली इन्फेस्टेड हो चुकी है। इसका एक ग्रोथ मेजर होना चाहिए, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। ये चला, सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने एक पहली जीईपी दी, दूसरी प्रोसेस में है, वो आ रही है। उत्तर प्रदेश भी शुरू कर रहा है, मैं कल 1 तारीख को लखनऊ ही हूँ। आइडिया ये है कि कुछ प्रयत्न ऐसे भी हो कि वही सरकार जिसको हम इस रूप में भी कोच रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रही है, तो भाई अगर आप अच्छे हैं तो बताइए ना, आपका जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें इकोनॉमिक, किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ में नेचर ही जाता है, कंज्यूम तो नेचर ही होता है, तो आपका इकोलॉजिकल ग्रोथ क्या है, तो तब वो रियलाइज कर सकते हैं कि क्या हम बैलेंस में हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, उत्तराखंड की 0.9% जीईपी ग्रोथ आई थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। सरकार बड़ी एक्टिव हुई और सरकार ने अच्छे जंगलों की बात की। अब की बार जीईपी होपफुली, और पानी कंज्यूम करने की बड़ी काम किया, जितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप पढ़ रहे हो अखबारों में कि लगातार पानी को जोड़ने की बातचीत चल रही है। तो होता क्या है कि कहीं यह भी जताना और बताना आवश्यक हो जाता है कि जब जीडीपी आई थी तो अमेरिकन्स ने शुरू किया था कि साहब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होनी चाहिए। आज इकोलॉजिकल क्राइसिस है, वो समय इकोनॉमिक क्राइसिस थी, अब इकोलॉजिकल क्राइसिस, तो जीपी दो, ग्रॉस एनवायरनमेंट बताएं। सरकार की भी जवाबदेही कहीं तय हो सकती है और इसी रूप में संभव है। दूसरी बात देखिए, मैं फिर आपसे इस कह रहा हूँ, प्रकृति मेरा विषय है। आप कितने भी कोशिशें कर ले प्रभु के लिए, या आप घंटी बजा लें जितनी बजा सकते हैं भगवान जी की, आपको प्रकृति क्षमा नहीं करेगी। अगर ऐसा होता, केदारनाथ के दर्शन करने गए थे 25,000 लोग, काहे को एक साथ लबलेट हो गए, क्योंकि प्रकृति और प्रभु में अंतर नहीं है, दोनों को अंतर कर दिया। प्रभु को तो प्रणाम करते हैं, प्रकृति के प्रति चिंता नहीं है। और इसीलिए आपने एक अच्छी बात कही कि प्रकृति का और पृथ्वी का स्वभाव है बदलना, बदलती है। लेकिन इस बार जो गलती होमो सैपियंस मनुष्य ने कर दी, वो बदलाव बहुत जल्दी आ जाएंगे। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अब अंत की शुरुआत हो चुकी है इस प्रजाति की, क्योंकि ये सीमाएं पार कर चुका है। तो थोड़ा अंदाजा बता ही दीजिए कि कब तक हम लोग हैं यहाँ पे। देखिए, अब जो बेचारे चले गए घटनाओं में, उनसे कैसे पूछूं कि तुम्हारे लिए ये समय तय था। तो आप और मेरे लिए भी कोई समय अभी तय नहीं है। वो तो ये है कि आप करते जाओ। तो चोरी जब चोर करता है, उसे थोड़ा ना पता है किस दिन जेल जाऊंगा, पर पकड़ा जाता है तो जेल जाता है। ऐसे ही हमारी हालत होने। ऐसा भी कहीं मिलता है सर कि अगर हालात यही रहेंगे तो विकास तो गगनचुंबी होगा, लेकिन 2100 आते आते सब खत्म हो चुका होगा। कोई गगनचुंबी की सीमाएं तो प्रकृति तय कर देगी। सवाल ये, अच्छा सर, एक लाइन खींच दी है प्रकृति। एक बात हम ये समझ नहीं पाते कि हमारी विकास की क्या परिभाषा है। जैसे कहते हैं विकसित भारत, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, अमेरिका का $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है, चाइना 22 ट्रिलियन, हम 4 ट्रिलियन हैं। हम भी कहते हैं 2047 तक हम विकसित होंगे। अब विकसित को हम सर, जब हम अपने ढंग से थोड़ा सोचते हैं तो हमारा ये मानना है कि सांस कितना ले पाएंगे,
एनवायरनमेंट कितना बेहतर कर पाएंगे, और जो ये दुनिया भर के घमासान हैं वह देखिए कि यूक्रेन और रसिया, इससे कितना बच पाएंगे, कितना प्रदूषण हम से, जैसे आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि आप उसको कंज्यूम कितना कम कर रहे हैं, यही आपका कंट्रीब्यूशन भी है। अब हम पता चला कि पूरी की पूरी कॉलोनी बसा दिए, पूरा जंगली साफ कर दिए, और एक पेड़ न माँ के नाम लगा रहे हैं। हाँ, और उस पर भी अगले दिन पानी मिला कि नहीं मिला, ये भी एक क्वेश्चन है। तो माँ हम को ही पानी नहीं पिला रहे हैं तो पेड़ को कहाँ पिलाएंगे? और ये दुनिया बदल जा गई है। माँ बाप की कौन सी जगह है कि अगर माँ बाप को माना होता, समझा होता, तो उस पेड़ के साथ भी वो व्यवहार करते। ये तो ही दुर्भाग्य है हमारा। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है हम, सभ्यता बदल गई है और ये कंज्यूमरिज्म है, भोगवादी सभ्यता है। जो जिससे मिल जाए, आपने बहुत सी कहानियां तो सुनी ली होंगी कि बच्चे विदेश में थे, माँ पिता यहाँ से स्वर्गवास हो गए, उनको आने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि ये सब भोगवादी सभ्यता के चिन्ह होते हैं। और ध्यान रखिएगा, भोगवादी सभ्यता की एक सीमा है जो प्रकृति उससे ऊपर का उल्लंघन स्वीकार नहीं करेगी। एक दूसरी बात जो आपने कही, डेवलपमेंट गगनचुंबी होगा, तो इसीलिए डिजास्टर फ्री डेवलपमेंट की रणनीति होनी चाहिए। आपकी आवश्यकताएं, आप किसी संकट में हैं, उदाहरण के लिए कि आपको पैसा मिलता है, आप बैंक में रख देते हैं, संकट में यूज करते हैं, ऐसे ही संसाधनों के प्रति भी होना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ठीक है, अपनी आवश्यकता है, लेकिन संकट के लिए आपने क्या बचा रखा है? कितने जंगल बचाए हैं? कितना पानी जो पाताल पहुंच गया वो कितना बचा के रखा है? यही बड़े विषय है जिसको एक नए तरीके से बहस होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं, लेकिन थके हारे भी होते हैं। देश की साइकिल यात्राएं की, घूमा हूँ, मैंने भी यात्राएं की, मेरे जैसे बहुत से लोग अपनी अपनी जगहों में ये कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ हो नहीं रहा है जिसको लेकर के, और जिस गति से खराब हो रहा है उस गति से अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छे से मतलब संसाधनों की रक्षा, सुरक्षा। तो इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि कई चीज़ें हम बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लोगों के बीच में बांट सकते हैं, लेकिन ट्रेंड जो आज की तारीख में हमारी शिक्षा का है वो कंज्यूमरिज्म को, भोगवादी सभ्यता को बताएगा। अब इस बच्चे के, या जो बच्चे पढ़ते हैं, इनको क्या मालूम प्रकृति किसे कहते हैं, पृथ्वी किसे कहते हैं, पता ही नहीं। और इन्हें ये भी नहीं पता कि ये हरकतों से आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसीलिए हमने एक सिलेबस की तैयारी की, सिलेबस नहीं कहेंगे, कैरिकुलम, बोझ नहीं है वो प्रकृति और पृथ्वी को बताना है कि ये हो गया, जब बड़े होंगे तो ताकि समझ आए। डिजास्टर फ्री डेवलपमेंट की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, कोई भी राज्य, कोई भी देश हो। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पता है 1990 के बाद सबसे ज्यादा डिजास्टर कहाँ है? अमेरिका में, मोस्ट डेवलप। सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा कहाँ है? चाइना में, एग्रेसिव इकोनॉमी। और पता तीसरा नंबर भारत का है जो दौड़ में है। डिजास्टर एंड डेवलपमेंट आर गोइंग टुगेदर। दिखने लगा सर, दे आर गोइंग टुगेदर। तो इसलिए डिजास्टर फ्री डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर हमको, सरकार को और सबको चिंता करनी पड़ेगी। अब मैं सरकार को अलग इसलिए नहीं मानता हूँ, मैं मानता नहीं हूँ, इसलिए सरकार कोई, भारत की सरकार को अमेरिका वाले बनाते हैं, भारत के लोग बनाते हैं। भारत के सब लोग चिंतित नहीं होंगे प्रकृति के प्रति, तो फिर सरकार क्यों? भाई सरकार को कोई दोष नहीं है। अब सरकार जब चुनाव आता है तो आप और मैंने तो डेवलपमेंट 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 बोल रखा है उनको, तो डेवलपमेंट ही तो बताएंगे हम ये कर दिया वो कर दिया। अब करिए ना, कल पेड़, जंगल, पानी, हवा का रिपीट करिए उनके सामने। सारे चुनाव का मैनिफेस्टो सभी पार्टी का इसी के चारों तरफ, उन्हें पता वोट यहां से मिलनी है। तो जब वोट की दिशा बदल दी हो तो दोस्त फिर सबकी दिशा। अब ट्रंप आए अमेरिका में, जिन्होंने जो खलबलाहट देश दुनिया में फैला रखी है, ट्रंप को लाने से पहले कौन से मुद्दे थे जिसको लोग चाहते थे? अमेरिकन चाहते थे कि हमारा वर्चस्व हो, और उन्हें ट्रंप पे लगता था कि यही वो करेंगे, तो वो उस तरह का चुनाव लड़ा गया। यही आज सबसे बड़ा क्रक्स ऑफ द इश्यू इज दिस। अगर हम उसको करेंगे तो प्रकृति, पृथ्वी के प्रति भी गंभीर होंगे। अच्छा सर, कुल जितना भी टोटलिटी में हम पूरे एटमॉस्फेयर को देखें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिमालय है, उत्तर भारत का मैदान है और प्रायद्वीप है। सेहत के मामले में तीनों की
हालत एक जैसी है कि कुछ इसमें बेहतर भी है कोई? नहीं नहीं, हिमालय तो निश्चित रूप से अभी भी बेहतर और बचा हुआ है। सर, कारण है उसका, ऊंचाइयाँ जो होती है वो कई चीज़ों से मुक्त हो जाती है। अब आपने एक मकान बनाया है, सबसे टॉप में चोर को जाने की वो सुविधा नहीं होती। एग्जैक्टली तो कंपैरेटिवली हिमालय हिमालय अभी भी सुरक्षित स्वस्थ, है, सर। अभी भी सुरक्षित है रहने के लिए। लेकिन अभी क्या है, दिल्ली की हवा खराब हुई तो दिल्ली वालों ने गाड़ियां पकड़ी और हिमालय पे चढ़ना शुरू हो गए। तो उस बर्बादी का हिस्सा फिर हमको भी वो झेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी औसतन देहरादून की बात ना करें, ये शहर है, ये तो हिमालय का हिस्सा न माने इसको, उस हिमालय का जिसको हम प्रकृति मानते हैं। लेकिन फिर भी हिमालय में हालात ठीक है औरों की तुलना में। और जितने आप नीचे चलते चले जाएंगे, समुद्रों के किनारे भी वहाँ भी, क्योंकि जहाँ टोपोग्राफी परमिट कर रही है वहाँ डेवलपमेंट जा रहा है। तो जहाँ जहाँ डेवलपमेंट जा रहा है वहाँ डिजास्टर भी जा रहा है। तो ये दोनों साथ चलते हैं, डेवलपमेंट एंड डिजास्टर, बस लाइन खींचने की आवश्यकता। हिमालय सुरक्षित है, बट उत्तराखंड आपदा में काफ़ी रहा सर इस साल। आपकी दृष्टि तो पड़ी ही है इस सब पे। इसकी मूल वजह क्या मानते हैं आप? देखिए साहब, मैं तो बार बार कहता हूँ और रिपीटेडली कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ, हिमालय की आपदाएं हिमालय के लोगों का दोष नहीं है। बताइए क्यों बनाया था उत्तराखंड राज्य? ठीक थे ना हम, पर क्योंकि हमारे पास वो कुछ नहीं था जो हम मांगना चाहते थे कि लखनऊ दूर पड़ जाता है, हमारा अपना राज्य, अपनी राजधानी होगी तो हम अपने विकास का मॉडल ऐसा तय करेंगे। अब सवाल कहाँ पे है? जो भी आपदाएं हो रही है उसका कारण उत्तराखंड नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, दुष्परिणाम बढ़ सकते हैं, पर इसलिए ग्लोबल वार्मिंग क्या हमारी कृपा है? क्लाइमेट चेंज क्या हमारी कृपा है? ये दिल्ली को दोष दिया जा सकता है? कंज्यूमरिज्म भी तो उतना है। तापक्रम बढ़ने के लिए क्या हिमालय दोषी है? दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग का दोषी कौन है? हिमालय नहीं है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे बड़ा भार हिमालय में इसलिए पड़ता है कि सारी बारिश, कैस्पियन सी गर्म हो रहे हैं, समुद्र गर्म हो रहे हैं, वो तप के कहां जाएंगे? मानसून की परिभाषा तो आप जानते हैं, समुद्र से चलता है दक्षिण भारत से और उत्तर भारत को चोट करता है। तो अब बाकी की बारिश, जो बाकी का समुद्र जो तप रहा है, वो किसके सर पे गिरेगा? हिमालय के। और इसीलिए तीव्रताएं हो रही है, ये घटनाएं घटी। हाँ, हमारा दोष कहां पे है कि हम उसको समझ बना करके अपनी रणनीति नहीं बनाए। क्योंकि मैंने कहा है हम कि थोड़ा खाली हो गए कि सेटलमेंट भाई, पॉलिसी, हम खाली हो गए कि भाई दोष उसका है, हमारा कुछ नहीं, हम अब बैठे रहे। हाँ, अब तरीका यही है कि यहां पे क्या होना चाहिए था, जो हमने कहा भी है, सेटलमेंट पॉलिसी देख लो, दोबारा तय करो। क्योंकि जो गाढ़ गदेरों के बीच में बसे हुए गांव हैं, सेटलमेंट पॉलिसी पे आते हैं, उनको दोबारा देखिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे को देखिए। ये तो होता ही रहेगा, अब ये रुकेगा नहीं। हिमालय तो चपेटे में रहेगा। अब बताइए, हिमाचल प्रदेश की क्या कल्पना की थी आपने? हिमाचल प्रदेश जब बना था तब थोड़ी ना उनको बेचारों को पता था ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज आएगा। उन्होंने बना दिए मकान जहां जहां बनने थे, उड़ा दिया सब। अब सड़कें बन रही है जिसका बड़ा विरोध होता है, उसमें किस चीज पर विरोध होना चाहिए? अब गांव वाले भी खड़े हो गए, निक्यों साहब सड़क हमारी बननी चाहिए, आप एनवायरमेंटलिस्ट रोक रहे हो, गलत कर रहे हो, पेड़ कर, सब बातें आती है। सवाल ये है, सड़क बनने का विरोध नहीं होना चाहिए, सड़क कैसे बननी चाहिए उसकी लड़ाई होनी चाहिए। क्या इससे पहले सड़क नहीं थी? यहाँ कुदाल से बनती थी, अब जेसीबी से बनती है, हिलाते हैं आप सब कुछ। बीच में डीजीबीआर तो ब्लास्टिंग मटेरियल यूज करता था, वो बंद कराया गया था। तो एक महीने में अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर सड़क बनाओगे तो यही होगा। एक महीने में हिमालय में 2 किलोमीटर बनाओ और धीरे धीरे रोक के बनाओ तो कभी नहीं होगा। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी समझ शून्य है। इन्वायरमेंटलिस्ट अलग पाला बन रखा है, सरकार का पाला अलग है, एक दूसरे से लॉगर हेड है। समझ ये है, हमें भी चाहिए। उत्तराखंड क्यों बनाया था भाई? दूर दराज के गांव आज भी डांडियों में बीमार लोगों को लाया जाता है, उसका क्या जवाब है हम सबके पास? वो नहीं चाहेंगे कि मेरे घर गांव इतना दूर बसा हुआ है, सुविधाएं नहीं है, स्कूल नहीं है, माइग्रेशन होता है। जब चीजें जाएंगी, लेकिन वो कैसा डेवलपमेंट हो, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी बोला आपको, सेटलमेंट पॉलिसी बोला, रोड की पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे बनना चाहिए। इस तरह से चलेंगे तो दोनों को जोड़ के रख सकते हैं, एक तरफा होंगे तो खराब हो जाएंगे। अब इसमें तो आपने सही बोला कि अब हमको ये लगता है सर, जो साइंस है हमारा सड़क बनाने का, वो इस्तेमाल हो रहा है, जबकि पहाड़ का अपना एक सेंटिमेंट्स भी है। साइंस और उस सेंटिमेंट्स के साथ मिसमैचिंग होगी तो फिर ये आपदा के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। अब एक
जेंटल एक दो थोड़े से क्वेश्चन ये है सर जी। कि गवर्नमेंट जो है एक लार्ज थिंकर इन्वायरमेंट का है, ये खिताब देना तो सही नहीं है। प्लानर है, एग्जीक्यूटर है, यहाँ तक चलो ठीक है। थिंकर है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर भी सब चुनाव जो जीत के जाते हैं मिनिस्टर बनते हैं और अपने ढंग से फैसले लेते हैं। जो हमारी एनवायरमेंटल एजेंसियाँ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट की हैं, एनजीओज़ में काम करती, जैसे आप जैसे लोग हैं, क्या उसके बाद भी सरकार को अपनी पॉलिसी में एक स्ट्रांगनेस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे लाना कठिन होता है? जबकि आप जैसे लोग 4 दशक से काम कर रहे हैं और भी बहुत सारी सरकारी एजेंसियां हैं, तो वो लोग क्यों नहीं उसमें बढ़ चढ़ करके उनको दिया कि भाई ये कान पकड़ता हूँ, ये करो तुम? रजा साहब, आप और मैं अपने से एक एक सवाल पूछ लें। सरकार के पास तो बाद में जाइए, बताइए आपके कितने फुटप्रिंट हैं, मेरे कितने फुटप्रिंट हैं, और सबके क्या क्या फुटप्रिंट है। कार्बन फुटप्रिंट मान लो आप, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। सरकार को जानने से पहले हर एक इंडिविजुअल अपने फुटप्रिंट कैलकुलेट कर ले। एक लग्जरी लाइफ जीते हुए मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ, वो शोभा नहीं देगा। अगर मेरा जीवन सरल है तब मैं उस आवाज़ को सुनूं। ये बात सरकार के, जैसे राजनीति के ऊपर उंगली उठती है, हम पे भी उठती है, या ऐसे जो PIL लगाते हैं उन पे उठती है, या एनवायरमेंट का जो इन्होंने मुद्दा खड़ा कर रखा है, सबके फुटप्रिंट निकाल लें। अब क्या होता है कि कौन सी सरकार चाहती होगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कि उसको गालियां पड़े? चाहेगी कोई सरकार? नहीं, कोई नहीं जब नहीं चाहेगी, किसी भी हालत में नहीं चाहेगी। हम ये भी जानते हैं कि कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसको गालियां पड़े, लेकिन वो तब भी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम और माहौल अभी प्रकृति के साथ नहीं है। क्योंकि आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति और मेरी प्रकृति प्रवृत्ति और इन सब की, ये आने वाली सरकार और समाज को तैयार करती है। अगर ये कमज़ोर है तो सरकार और सरकार की पॉलिसी और वो एनवायरमेंटलिस्ट। अब मैंने कहा, एक ही गांव में लोगों ने इसलिए वोट नहीं डाली कि हम नहीं डालते साहब वोट, सरकार ने हमारे यहाँ गांव में सड़क नहीं डाली। आप सड़क बनाते हैं तो तुरंत फिर एनवायरमेंटलिस्ट आ जाएंगे हम सरी के बोलने के लिए, आपने पेड़ काट दिए। कौन जवाब है, आप बताइए? सरकार किसकी सुनेगी? सरकार उसकी सुनेगी, उसे वोट चाहिए भाई। वो एनवायरमेंट जिनके 4 हैं, उनके हल्ले को क्या उनका पता, निपट जाएगा भाई। सिस्टम हमारा कमजोर है, और जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक बहुत सी चीजें नहीं होती। इसलिए मैं नहीं मानता नेचर सुधार देगा धीरे धीरे खुद ही, मेरा मानना है। अब इतनों को सुधार ही रखा है, नेचर ही दुनिया को लपटा देगा। अभी आप देखिए ना, पिछले 1 साल में कितनी घटनाएं घट गई हैं जगह जगह। आप देखिए इंडोनेशिया में कैसे बाढ़ आई, इटली में आई, मोरक्को में आई, मिडिल ईस्ट में आ गई, आग लग रहे हैं सर। अब आग लग गई शीतकाल में भी। क्या ये पृथ्वी बहुत बड़ी चीज है, प्रकृति कहीं नहीं जाने वाली, जाएंगे और आएंगे तो हम ही। तो प्रकृति को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो दूसरे नेचर की होगी। आज रुद्र है, एक दिन स्वीट थी। ये कई विषय आप, मुझे लगता है चर्चा को छोड़ दे ही देना चाहिए। प्रकृति साथ देगी सबको, ये मेरा मानना है। अब एक लाइन और पूछ लेता हूँ, दिल्ली वालों का क्या ठिकाना है? दिल्ली वालों का अब रुख जो है, उत्तराखंड की जमीनें खरीदी गई है, हिमाचल की तो नहीं बिक पाई है लेकिन लीज में ले ली गई है। वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे उनका जब दम घुटना एक सीमा से अधिक हो गया, और जो हो भी गया है। बहुत खतरनाक स्थिति है दिल्ली की। मैं दिल्ली जाने से कतराता हूँ। एक IITian है सर, रुड़की से IIT में बीटेक, लड़के ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि सर मुझे दिल्ली देहरादून में तैयारी करता हूँ सिविल सर्विसेज की, तो मैं इसलिए आपको फ़ोन किया कि जॉब के साथ प्रिपरेशन करनी है देहरादून में। मैंने कहा आप तो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। बोले, हमने कहा रहने वाले कहाँ के? मैं सोचा देहरादून या उत्तराखंड के होंगे। उन्होंने कहा मैं दिल्ली का ही हूँ सर, मेरी फैमिली है दिल्ली में रहती है, लेकिन हम लोग दिल्ली से हटना चाहते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे घर में प्रॉब्लम है। तो बाहर ज़रा सोचिए, तो हम दिल्ली में रह कर के तो नहीं समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन दिल्ली वालों को सुन के यहाँ से समझ रहे हैं कि इश्यूज़ बड़े हैं। और यह इसके प्रति जो आपने भी कही दिया कि हम ही तो हैं, पृथ्वी तो अपना, प्रकृति तो अपने ढांचे में ही है, छेड़छाड़ तो हमने मचा रखा। देखिए, हमने सब कुछ कर लिया है इंतजाम। मैं बताता हूँ आपको, सारे कॉरपोरेट जगत जो है उन्हें पता है ऑफिस कैसे चलता है। मोबाइल भी है मनुष्य, सब कुछ आ गया, लैपटॉप फैपटॉप जो भी कुछ जो होता होगा दुनिया में, कहीं पे भी बैठ के दुनिया में ऑफिस चला सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई,
ले लो उत्तराखंड में मकान, हिमाचल प्रदेश में जगह जगह किराए में जो लोग वहाँ रहेंगे वहीं से दुनिया को चलाएंगे। और जो नीचे लेवल के लोग होते हैं जो इस तरह से अपने मर्जी के अनुसार अपनी स्थिति को तय नहीं कर पाते, वो सफरर होते हैं। और अब आप देखिए ना, अगर त्रासदियाँ ढूंढ लें आप, कौन ज़्यादा व्यथित रहा है? 70% दुनिया की त्रासदियों में लोअर मिडिल क्लास गांव सफरर रहे हैं। दिल्ली छोड़ेंगे लोग, कॉरपोरेट लोग अपना यहाँ रहेंगे, रह ही रहे। देहरादून में अगर आप देख लें कौन है, देश भी छोड़ देते हैं सर। देश भी छोड़ देते हैं, और उनके कारण कुछ और हो सकते हैं, पर सवाल यही है कि हम को अपने को सुधारना होगा। हर एक आदमी को अपने फुटप्रिंट देखने होंगे, और जब ये लगने लगेगा कि हम भार बन रहे हैं, सहायता नहीं बन रहे हैं, फिर प्रकृति को बचाने के लिए अपने लिए वो सोचना शुरू करेगा। सिविल सर्विसेज में सर 3rd पेपर है जनरल स्टडीज़ का, उसमें इकोलॉजी और एनवायरनमेंट 5 सब्जेक्ट हैं सर उस 3rd पेपर में, जो आईएएस के बच्चों से पूछता मेंस में। इकोनॉमी पे क्वेश्चन है, इकोनॉमी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, और साइंस एंड टेक है। इससे पूरा 3rd पेपर बनता है सिविल सर्विसेज का। और इकोलॉजी इन्वायरमेंट का वेटेज जो है इन दिनों काफ़ी वर्षों से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। शायद हमको लगता है कि सिविल सर्विसेज के जो 12-13 लाख बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, उनको यह चिंता दे दी गई है कि कम से कम आप ही चिंता कर लीजिए, बाकी जो बीए बीएससी करते हैं उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी में उलझाया गया है, चाहे नौकरी मिले ना मिले, कम से कम पृथ्वी समझने की चेतना एक कंपलसरी विषय के रूप में हर जगह बीटेक, एलएलबी, एमबीबीएस, बीए बीकॉम में ला दिया जाए, तो क्या पता है वो कंज्यूमर थोड़े से कम हो जाए और कंट्रीब्यूटर हो जाए, कंट्रीब्यूटर हो जाए। बिल्कुल सही। ये तो अच्छा है, आपने मुझे मेरे संज्ञान में ये लाया कि मैं एलबीएस एकेडमी भी जाता हूँ लेक्चर देने के लिए। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जब तक, और यही कारण है कि हमने शुरुआत की है कुछ प्रमुख स्कूल्स के लेके वो कैरिकुलम में पृथ्वी और प्रकृति के बारे में समझाने की, और उन्हें बताने की लंबे जिंदा रहना चाहते हो, बेहतर रहना चाहते हो, बड़े पद में चले जाओगे और बीमार होगे तो लाभ और सुख दोनों नहीं मिल पाएंगे। तो ये सिस्टम में आना होगा। इसको आपको मैंने शुरुआत में कहा है कि जब तक आने वाली पीढ़ी या वहाँ से शुरुआत ना हो, हमारे युग में नहीं था क्योंकि ठीक था तो हमने खाया, अब ख़राब हो गया तो अब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, पर चलो फिर भी हम इन आने वाली पीढ़ी को जोड़ें और समझाएं कि कहाँ पे प्रकृति के साथ उनको कैसे रहना चाहिए, पृथ्वी का जीवन अपने लिए कितना लंबा रहेगा, वो सोचेंगे तो ठीक रहेगा। आज के पॉडकास्ट में एक लंबी और अच्छी खासी पारिस्थितिकी, पर्यावरण, पृथ्वी, हिमालय, मैदान, प्रायद्वीप, अरावली, दिल्ली और उत्तराखंड की आपदाओं को जोड़ते हुए चर्चा हुई। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी साहब बड़ी बेबाकी से पिछले कई मिनटों से अपने जवाब को पृथ्वी और प्रकृति के साथ जिस तरह से जोड़ा, और जिस तरह का उनका अनुभव है और यही उनका कार्यक्षेत्र है, उसके नाते उनकी यह जिम्मेदारी भी थी, कर्तव्य भी था, और हम जैसों को यह बताना भी ज़रूरी था। आज के पॉडकास्ट को मैं समझता हूँ कि जब लोगों तक ये पहुँचेगा, आप सभी सुन रहे होंगे तो ज़रूर यह सोच रहे होंगे कि आपके अपने हिस्से के कई कामों में एक काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह बकाया है, और बकाया बचा रहता है तो ब्याज चढ़ता रहता है। इसके पहले कि ब्याज की देनदारी बढ़ जाए, हमें बकाये से मुक्ति के लिए पर्यावरण के प्रति एक चिंतन और चिंता विकसित कर लेना चाहिए। और उसी कड़ी में आज से, अभी से तुरंत यह सोचने के लिए भी थोड़ा सा मन बना लेना चाहिए कि हम पर्यावरण का दोहन उतना ही करेंगे जितने में वो शोषण ना हो और वह सिसके ना। हिमालय रहेगा तो हम रहेंगे, प्रकृति रहेगी तो हम रहेंगे, हवाएं रहेंगी तो हम रहेंगे, और ये सब नहीं रहेंगे तो पक्का है कि हम नहीं रहेंगे। आज के पॉडकास्ट को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।